हाय एवरीवन। एज यू ऑल नो कि हम साथ में द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड फर्दर ये रिवीजन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस सेशन में हमने अब तक पार्ट 3 तक कवर कर लिया है, तो आज पार्ट 4 होना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो कि एक्ट 9 है ऑफ 1872 एंड जिसकी इनैक्टमेंट डेट है 25 अप्रैल 1872 एंड इसका जो इन्फोर्समेंट डेट है वो क्या है 1 सितंबर 1872। अगर हम ओरिजिनली देखें तो इसमें टोटल 11 चैप्टर्स एंड 266 सेक्शंस है, बट इसका जो चैप्टर 7 एंड चैप्टर 11 है वो अब रिपील्ड होकर एक इंडिपेंडेंट लेजिस्लेशन बन चुका है। ठीक है, तो इसलिए अब जो करेंटली टोटल एक्टिव चैप्टर्स है वो 9 है एंड टोटल जो एक्टिव सेक्शंस है वो 192 है। तो तो अब तक हमने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। एज यू ऑल नो कि ये सभी जो क्वेश्चंस है वो हमने रिसर्च ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करा है, तो आप चाहो तो प्लेलिस्ट देख सकते हो। एंड अगर आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप गूगल कर सकते हो या फिर डायरेक्ट से चेक कर सकते हो। तो चलो आज हम कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहाँ पे हमने लास्ट सेशन में छोड़ा था। तो देखो इस सेशन का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है वाइडेबल एग्रीमेंट। वाइडेबल एग्रीमेंट मतलब कैसे एग्रीमेंट? ऐसे एग्रीमेंट जो पहले तो वैलिड होते हैं फर्दर अगर एग्रीव्ड पार्टी मतलब जो विक्टिम पार्टी है वो चाहे तो कोर्ट में जाकर उस एग्रीमेंट को, उस वैलिड एग्रीमेंट को वाइड करा सकती है, तो उसे हम वाइडेबल एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जो वाइडेबल एग्रीमेंट होता है आई डिक्लेयर्ड इन, तो वाइडेबल एग्रीमेंट किस में, कौन से सेक्शन में डिक्लेयर्ड है? सेक्शन 19 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 19 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या डिफाइन करता है? वाइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट, है ना। ऐसे एग्रीमेंट जो कि विदाउट फ्री कंसेंट से हुए हैं वो वाइडेबल कराए जा सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और सेक्शन इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेक्शन 19 है, बट कुछ और सेक्शन जो इन्फॉर्मेशन पर्पज से देखते हैं। तो देखो अगर आप सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको इंटरप्रिटेशन क्लॉज मिल जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सेक्शन 30 ऑफ जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो क्या है? एग्रीमेंट बाई वे ऑफ वेजर, जो कि वाइड होता है ना। वेजिंग एग्रीमेंट, वेजिंग मतलब दांव लगाने वाला, ठीक है, बाजी लगाने वाला। अब देखो जो सेक्शन 60 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो क्या है? सेक्शन 60 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट, जहाँ पे डेब्ट जो है और डेब्ट टू बी डिस्चार्ज जो कि इंडिकेट नहीं किया जाता है ना, तो वो सेक्शन 60 है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसमें बेसिकली हमें बताना है कि कौन सा केस लॉ करेक्टली मैच्ड है। तो इसमें जो सबसे करेक्टली मैच्ड ऑप्शन है वो हमारा सी है, सेक्शन मतलब सी है। इसमें क्या है? जो सत्य भारत घोष वर्सेस मंगनी राम का केस है ये 1954 का केस है। ये किससे जुड़ा हुआ केस है? फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है? जब हमारा सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए तो जो सिचुएशन बनता है वो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बनता है। ठीक है, तो ये प्रोविजन कहाँ पे डिफाइन है? सेक्शन 56 में। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। बट कुछ ऐसे केसेस जो इम्पॉर्टेंट है एंड मैंने इसको इन्फॉर्मेशन पर्पज से लिख दिया है। तो देखो जो महुरी बीबी और धर्मोदास घोष का केस है ये 1903 का केस है। ये केस जो है, इस केस में क्या हुआ था? इस केस में कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया था कि जो कैपेसिटी होता है टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट को इस्टेब्लिश करा गया था, है ना। डैट मीन्स की माइनॉरिटी एग्रीमेंट। ठीक है, तो इस केस में कोर्ट ने क्या इस्टेब्लिश किया था कि अगर हम कोई माइनर से एग्रीमेंट करते हैं तो वो एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा, है ना। तो जो मयूरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस है ये कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का केस है। हैडली वर्सेस बैक्सेंडल का जो केस है वो 1854 का केस है। ये किससे रिलेटेड है? रिमोटनेस ऑफ डैमेज एंड कंपेंसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कोडिफाइड है सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है, अब देखो जो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस है ये 1913 का केस है और ये जो केस है ये किससे रिलेटेड है?
कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल और जनरल ऑफर से, है ना। तो अगर आप इनके लिए सेक्शन देखोगे तो सेक्शन 4 एंड सेक्शन 8 से डिराइव किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, अ प्रॉमिस टू पे सब्सक्रिप्शन फॉर चैरिटेबल पर्पज विल बी इन्फोर्स्ड इन। देखो अगर जनरली अगर हम देखा जाए, है ना, तो ऐसे प्रॉमिस जो चैरिटेबल पर्पज से किए जाते हैं वो जनरली वाइड होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ कंसिड्रेशन होता है, वहाँ पे कोई कंसिड्रेशन नहीं किया गया होता है प्राइस या अमाउंट का। तो इसलिए ऐसे टाइप की जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो जनरली वाइड होते हैं, ठीक है। और इसके लिए अगर आप प्रेस्क्राइब सेक्शन देखोगे तो सेक्शन 2D एंड सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख सकते हो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, ये इन्फोर्स्ड कब हो सकता है, जब जो पार्टी है वो स्टेप ले और अपने प्रॉमिस को फ्यूचर में अमल में लाए, है ना, लाइबिलिटी वहाँ पे इनकर्ड हो जाए, तब जाके ऐसे टाइप की जो प्रोमिसेस है, ऐसे टाइप की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सिएबल होंगे। अदरवाइज ऐसे टाइप के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंसिडरेशन नहीं लिखा होता, है ना, कंसिडरेशन का लैक होता है। अब यहाँ पे देखो, एन एग्रीमेंट विल बी वाइड इफ़ मिस्टेक इज़। अब देखो कोई भी एग्रीमेंट वाइड हो कब होता है, जब वहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो। मिस्टेक ऑफ लॉ जो होता है वो जनरली वाइड नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इग्नोरेंस ऑफ लॉ है इज ऑफ नो एक्सक्यूज होता है, ठीक है। तो जो एग्रीमेंट होता है वो वाइड क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स की वजह से, ठीक है। अगर मान लो बोथ पार्टी ने म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर दिया तो ऐसे एग्रीमेंट वाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आप सेक्शन नंबर देख लेना, सेक्शन 23 होगा आई गेस, जो भी हो देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज करेक्ट, इसमें कौन सा एग्रीमेंट हमारा करेक्ट है। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वाइडेबल, नहीं, वाइड होता है, ठीक है। ऐसे एग्रीमेंट जो बिना कंसिडरेशन के बनाए गए हों, कंसिडरेशन किसमें डिफाइंड है, सेक्शन 2D में, तो वाइड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाइडेबल लिखा है इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, सही बात है। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड, गलत बात है। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, गलत बात है, वो इन्फोर्सिबल ही नहीं होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमें स्टेटमेंट बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर वाइड। एग्रीमेंट जो होता है वे ऑफ वेजर द्वारा वाइड होता है, ठीक है। ये बात कहाँ पे डिफाइन है, सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब यहाँ पे देखो रीजन क्या दिया हुआ है, परफॉर्मेंस ऑफ द बार्गेन मस्ट डिपेंड अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, है ना। क्यों, सॉरी, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर वाइड क्यों होता है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड होता है, इसलिए जो एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर जो है वो वाइड है ना। देखो जो एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर है ये वाइड तो है, बट ये इलीगल नहीं होता, ठीक है, ये इलीगल नहीं है, ठीक है, एज पर सेक्शन 30। बट अगर बाद में लेजिस्लेशन चाहे तो सेक्शन 30 को इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर सकती है। अब यहाँ पे देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, खेमचंद वर्सेस बेरम, जो कि 1888 का केस है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी रिलेटिंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट इट वाज डिसाइडेड दैट। तो इस केस में बेसिकली हुआ क्या था, कोर्ट ने ये रूल किया था कि जो एडवांसमेंट ऑफ मनी है फॉर स्पेसिफिक पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि वो टीचिंग डांस हो गया, है ना, वो इनहेरेंटली इलीगल नहीं होगा, है ना, वो इलीगल नहीं होगा। तो ये बात कोर्ट ने हेल्ड किया था, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, हेल्प गिवन और प्रॉमिस टू अ डांसिंग गर्ल इज़ नॉट टेंटेड विथ इमोरलिटी, है ना, ये वाला ऑप्शन सही है। अब देखो इसमें जो आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, इन एस्टिमेटिंग द लॉस आर डैमेज अराइजिंग फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे डिफाइन है, सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है ना, कंपेंसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो दिया जाता है, रिमेडी, ठीक है। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स विच एग्जिस्टेड रिमेडी द इनकन्वीनियंस, है ना, इनकन्वीनियंस होता है तभी तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉज्ड बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है।
जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, अगर मान लो आपने अपने जो भी लाइक पहलू है उसको इनकन्वीनियंट रख दिया बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको अकाउंट में लिया जाएगा। अकाउंट में लिया जाएगा मतलब उस पर जो कोर्ट है डिसीजन लेगी, ठीक है। नाउ अब आपका जो अगला क्वेश्चन इसमें यहाँ पे अगेन एक केस लॉ दिया हुआ है, पैराडाइन वर्सेस जेने का केस है ना। ये 1647 का केस है। तो इसमें जो इश्यू था वो क्या था, इसमें इस केस में जो इश्यू था, इश्यू ऑफ फैक्ट जो था वो क्या था, फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इस केस में कोर्ट ने क्या इस्टेब्लिश किया, ये देखो, ये जो पहले जो केस है पैराडाइन वर्सेस जेन, ये एक हिस्टोरिकल इंग्लिश केस फेमस है ना। केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसमें क्या होता है कि जो कि प्रिसाइजली इसमें क्या होता है कि जो रिजेक्टेड, मतलब बेसिकली पैराडाइन वर्सेस जेन का जो केस है इसमें रिजेक्ट कर दिया जाता है डिफेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड इम्पॉसिबिलिटी को, है ना। इस इश्यू को रिजेक्ट कर दिया जाता है और क्या इस्टेब्लिश किया जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट ऑब्सोल्यूट लायबिलिटी को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, अ माइनर इज अलाउड टू इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी माइनर अलाउड कब होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इसके लिए जो देखो पहले कौन कॉम्पिटेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो सेक्शन 11 में डिफाइंड है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा, अ माइनर इज अलाउड टू इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ ऑफ सम बेनिफिट, उसके बेनिफिट के लिए हो और जिसके लिए वो किसी ऑब्लिगेशन में ना हो, है ना, उस पर कोई वो किसी चीज़ को लेकर बाध्य ना हो, तब जाके किसी भी माइनर से कॉन्ट्रैक्ट अलाउड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमें क्या करना है, अरेंज करना है, इन्हें सीक्वेंस में करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, इनविटेशन टू ऑफर आएगा, ठीक है, फिर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर आएगा, फिर फ्रॉड आएगा, फिर डैमेजेस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगेन जो अगला क्वेश्चन है आपका वो किससे रिलेटेड है, स्टेटमेंट बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, डैमेजेस मस्ट बी रिजनेबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो डैमेजेस है वो रिजनेबल होना चाहिए, ये सेक्शन 73 में डिफाइंड है। रिजनेबल होने का क्या मतलब है, मान लो अगर मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट करा है कि मैं आपका क्लास टीचर हूँ एंड मैंने आपको मैथ पढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करा है, ठीक है। फिर बाद में मान लो कोई अगर आपका जो दूसरा टीचर है वो साइंस नहीं पढ़ाता है, ठीक है, तो आप उसके लिए मुझ पे ही केस कर दो, तो यहाँ पे ये रिजनेबल ग्राउंड नहीं होगा, ठीक है। तो डैमेजेस जो भी होना चाहिए वो रिजनेबल होना चाहिए। अगर साइंस का टीचर आपको नहीं पढ़ाया है तो आप उस पर केस करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बिकॉज रिजनेबल डैमेजेस आर एग्रीड अपॉन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, रिजनेबल डैमेजेस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड होता है, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है। तो जो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो डॉक्ट्रिन है ये हम डिराइव कर सकते हैं कहाँ से, सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, ठीक है। अब कुछ इंफॉर्मेशन पर्पज से जान लेते हैं। तो सेक्शन 73 में क्या डिफाइंड है, कंपनसेशन फॉर लॉस आर डैमेज कॉज्ड बाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सेक्शन 70 में क्या डिफाइंड है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट। नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट क्या होता है, देखो सबसे पहले ग्रेटिट्यूस एक्ट क्या होता है, ग्रेटिट्यूस एक्ट मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो आप वॉलंटरली कर रहे हो या फिर फ्री में कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन के। दैट मीन्स कि नॉन वॉलंटरियस एक्ट क्या होता है, जो कंसिडरेशन के अकॉर्डेंस में किया गया हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है ये आपसे पूछा क्या जा रहा है, जो प्रॉमिसरी स्टॉपेल है अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज, ये किस केस में डिफाइंड हुआ था, किस केस में इस्टेब्लिश हुआ था, दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1987 का केस है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ था कि कोर्ट ने अफर्म किया था कि जो गवर्नमेंट वो जनरली बाउंड हो सकती है बाय इट्स प्रॉमिस टू प्रिवेंट इनजस्टिस व्हेन इट्स डॉक्ट्रिन कैन बी अप्लाइड, है ना। मतलब ये जो डॉक्ट्रिन है, मतलब इस केस में
सॉरी, प्रॉमिसरी स्टोपेल अगेंस्ट गवर्नमेंट का जो केस है, ये किस केस में इस्टेब्लिश हुआ था ये डॉक्ट्रिन? दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल बिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस कब का है? ये 1987 का है। इस केस में क्या हुआ था, कोर्ट ने ये अफर्म किया था कि जो गवर्नमेंट है वो जनरली बाउंड हो सकती है अगर वो प्रॉमिस करे कि वो प्रिवेंट करेगी इनजस्टिस को, और ये जो डॉक्ट्रिन है तब ये अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो कुछ केस लॉ जो हम इंफॉर्मेशन पर्पज से देखते हैं। जो ट्विडल वर्सेस अंकित अतकिसन का जो केस है वो 1861 का केस है। ये जो केस है इसमें कोर्ट ने क्या इस्टेब्लिश किया था कि जो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, है ना, अगर मान लो कोई स्ट्रेंजर है किसी कॉन्ट्रैक्ट को तो वो सू नहीं कर सकता, इसलिए कि मतलब इस केस में ये इस्टेब्लिश हुआ था कि कोर्ट ने ये कहा था कि जो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है वो सू नहीं करेंगे कोर्ट में कि आप चलो इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करो। ठीक है, इवन इफ एग्रीमेंट वॉज इम्प्लिसिटिंग मेड टू बेनिफिट देम। मान लो अगर किसी स्ट्रेंजर के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में बात की गई है बट अगर वो उसका मेन पार्ट नहीं है तो वो सू नहीं कर सकता। ठीक है, इन कोर्ट ऑफ लॉ यही बात इस केस में कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया था। अब देखो जो दत्तन वर्सेस पूले का केस है ये 1678 का केस है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जो कोर्ट है उन्होंने इस्टेब्लिश किया था कि जो क्लोज फैमिली मेम्बर है वो इन्फोर्स कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को जो कि उनके बेनिफिट के लिए बनाया गया है। ठीक है, भले ही वो उस कॉन्ट्रैक्ट के मेन पार्टिसिपेंट ना हो। ठीक है, मेन पार्टी ना हो तो भी वो इन्फोर्स कर सकते हैं। कौन? क्लोज फैमिली मेम्बर। किस केस में ये बात इस्टेब्लिश की गई थी? दत्तन वर्सेस पुले, जो कि 1678 का केस है। अब देखो केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का जो केस है 1886 का केस है। इसमें क्या हुआ था, जो कोर्ट ने रीडिफाइन किया था एप्लीकेशन ऑफ कंसिडरेशन को और कॉन्ट्रैक्ट में रिगार्डिंग ग्रेचुइटस प्रोमिसेस। ग्रेचुइटस प्रोमिसेस मैंने अभी बताया था, ऐसे प्रोमिसेस जो बिना कंसिडरेशन के बनाए गए हों। ठीक है, तो इसमें जो कोर्ट है उनकी रूलिंग क्या थी, कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अगर मान लो कोई एक्शन लेता है और इनकर करता है अपने लॉस को ऑन द प्रॉमिस, तो इसमें जो प्रॉमिसर है वो लीगली लायबल हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लो, ये जो केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का केस है इसमें कोर्ट ने क्या रिडिफाइन किया था, कोर्ट ने एप्लीकेशन ऑफ कंसिडरेशन को रिडिफाइन किया था। किस केस में? केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद के केस में। इस केस में स्पेशली होता क्या है, ये ग्रेटिट्यूअस प्रॉमिस से रिलेटेड है। ग्रेटिट्यूअस प्रॉमिस मतलब ऐसे प्रॉमिस जो बिना कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस के बनाए गए हो। ठीक है, तो इस केस में कोर्ट ने क्या रूलिंग करी थी, कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया था कि अगर मान लो कोई एक्शन लेता है ऐसे पर्सन पे जो इनकर लॉस हो कर दे, है ना, जिसका लॉस हो जाए, ठीक है, किसी तरीके का, ठीक है, बेस्ड ऑन सम प्रॉमिस, तो ऐसे में जो प्रॉमिसर होगा, मान लो कोई प्रॉमिसर है, उसके लिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ विदाउट कंसिडरेशन, मतलब बिना फ्री में, ठीक है, तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ फ्री में, तो अगर मान लो इस दौरान मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रॉमिसर लेगा। तो ये बात कहाँ पे मेंशन की गई थी? केदारनाथ झा वर्सेस गौरी मोहम्मद का केस। ठीक है, अब देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसमें जो है दो या दो से अधिक पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे आर एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम मैनर, सेम सेंस। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो एक्सेप्टेंस है उसे हम एक्सेप्टेंस गिवन बाय पोस्ट, अगर मान लो कोई एक्सेप्टेंस जो आप गिवन बाय पोस्ट करते हो उसे कैंसिल किया जा सकता है अगर ये प्रपोजर के पास ना पहुँचे। ठीक है, कोई भी एक्सेप्टेंस उसको कैंसिल किया जा सकता है अगर बाय पोस्ट आप देते हो, अगर वो जो एक्सेप्टेंस है वो प्रपोजर के पास ना पहुँचे। ठीक है, तो ये बात कहाँ पे डिफाइंड है? सेक्शन 4, दैट मीन्स कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे देखो, अ प्रॉमिस टू पे टाइम बेयर डेप्ट इज, अ प्रॉमिस टू पे टाइम बेयर डेप्ट जो होता है वो इनफोर्सेबल होता है अंडर सम एक्सेप्शन। ये जो एक्सेप्शन है वो सेक्शन 25 क्लॉज 3 में डिफाइंड है, तो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपसे जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखो इसमें देखो क्या ऑप्शन दे रखा है, थर्ड पार्टी कैन ऑलवेज सू फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पार्टी क्या हमेशा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू कर सकती है? नहीं, है ना।
तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे डिफाइंड है, सेक्शन 73 में। वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर इलीगल, वेजरिंग एग्रीमेंट वाइड होते हैं, ये डिफाइंड है कहाँ, सेक्शन 30 में। बट वेजरिंग एग्रीमेंट इलीगल है ऐसा हमारे बेयर एक्ट में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। अब देखो, व्हेन कंसेंट इज़ नॉट फ्री एग्रीमेंट विल बी ऑलवेज वाइडेबल। अब देखो किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट अगर मान लो फ्री नहीं होता तो क्या वहाँ पे एग्रीमेंट हमेशा वाइडेबल रहेगा, नहीं। एग्रीमेंट जो है इनिशियली वैलिड रहेगा, कब तक, जब तक कि जो एग्रीड पार्टी है, जो विक्टिम है, वो कोर्ट का रुख ना करे तब तक वो जो एग्रीमेंट है वो वैलिड रहेगा, ठीक है। वो चाहे तो पार्टी फिर बाद में वाइडेबल करा सकती है। अब यहाँ देखो कैटलॉग जो है एक इन्विटेशन ऑफ ऑफर है, हाँ कैटलॉग मतलब होता है सूचीपत्र, ठीक है, वो इन्विटेशन टू ऑफर है। अब यहाँ पे अगला का क्वेश्चन जो है वो क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड है, ठीक है। तो पार्शियल एक्सेप्टेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेड। तो देखो आप जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे तो एज इन पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो पार्शियल एक्सेप्टेंस होता है वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी ऑब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, ये बात सही है। ये बात किस सेक्शन में मेंशन है, सेक्शन 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। ऑब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल है कि जो हमारा एक्सेप्टेंस है वो ऑब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए, इसे हम मिरर इमेज रूल के नाम से भी जानते हैं। ये क्या डिक्टेट करता है कि जो ऑफरी है वो एक्सेप्ट करेगा ऑल टर्म्स ऑफ प्रपोजल विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, एडिशन और न्यू कंडीशन, है ना। अनकंडीशनल का मतलब यही होता है कि बिना मॉडिफिकेशन किए, एडिशन किए या फिर न्यू कंडीशन लगाए आप उस एक्सेप्टेंस को एज इट इज़ मानोगे। अब यहाँ पे देखो काउंटर ऑफर क्या होता है, काउंटर ऑफर हमेशा रिजेक्शन ऑफ ऑफर होता है ना, इम्प्लिसिट होता है ये, ठीक है, निहित होता है। अब यहाँ पे देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट विथ माइनर इज वाइड, एग्रीमेंट ऑफ माइनर जो होता है वो वाइड होता है, हेंस क्यों, क्योंकि जो माइनर होते हैं वो अलाउड नहीं होते हैं कि वो इन्फोर्स कर सके ऐसे एग्रीमेंट को, ठीक है। अगर मान लो वो अलाउड तब होंगे जब वो उनके वो बेनिफिट के लिए बनाया गया हो, ठीक है। ये बात कहाँ पे डिफाइंड है, सेक्शन 11। सेक्शन 11 में क्या डिफाइंड है, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे आपसे एक फ्रेज दिया गया है कंसेंसस एडिडेंस। कंसेंसस एडिडेंस एक लैटिन लीगल फ्रेज है ना, जिसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड, ठीक है। मीटिंग ऑफ माइंड, अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हर पार्टी जो इन्वॉल्व होती है एग्रीमेंट के लिए उनका जेन्युइनली अंडरस्टैंडिंग है किसी एग्रीमेंट को लेके फॉर द सेम टर्म, है ना, और सेम सेंस में, तो हम उसे क्या मानेंगे, कॉन्सेंसस एडिडेम, ठीक है। कॉन्सेंसस एडिडेम क्या है, एक लैटिन लीगल टर्म है जिसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या आपसे पूछा जा रहा है, व्हेन कंसेंट इज गिवन बाय मिस्टेक एग्रीमेंट विल बी। अगर मान लो कोई ऐसा कंसेंट जो हम देते हैं बाय मिस्टेक, तो वैसे कंसेंट जो होते हैं वो वाइड होते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन 20 में डिफाइंड है। सेक्शन 20 में क्या डिफाइंड है, एग्रीमेंट वाइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है। सो हमने आज पार्ट 4 कवर कर लिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। आगे हम पार्ट 5 और जितने भी अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए उसे सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।